हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 4 को कंप्लीट करेंगे। बाकी आज की वीडियो में काफी मजा आएगा क्योंकि आज जिन्वू जाने वाला है अपने सिस्टम के क्रिएटर से मिलने के लिए। यानी कि आज जिन्वू उसी टेंपल में घुसने वाला है जहां पर उसका सिस्टम क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर आज की मिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी यार आज की वीडियो में काफी मजा आएगा, लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो एपिसोड 4 की शुरुआत जापान के हंटर एसोसिएशन से होती है, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स इस बात को लेकर चिंता में थे क्योंकि जापान में है ना एक बड़ा सा रेड गेट खुल चुका होता है। फिर हमें गोटो के जापानीज हंटर के साथी जो कि जेजू आइलैंड की रेड में बच गए थे वो हमें दिखाई देते हैं। ये हंटर जेजू आइलैंड से तो बचकर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर इनकी इज्जत मिट्टी मिल गई होती है और कोई भी कुछ भी इनको बोल के जा रहा होता है, इनकी इंसल्ट कर रहा होता है। अभी फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन ये है कि यहाँ पर जापान में एक बहुत बड़ा रेड गेट खुला है, जिसके अंदर जाने के में सबसे बड़े नेशनल हंटर की जरूरत जापान को पड़ सकती है। जापान के एस रैंक हंटर्स को वहां पर भेजना सही नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी जेजू आइलैंड से हार कर आए। अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो वो फंस जाएंगे। तो पहले तो तय होता है कि थॉमस हेनरी नेशनल हंटर को यहाँ पर भेजना चाहिए इस रेड गेट में, लेकिन बाद में पता लगता है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है उसको हायर करने के लिए। फिर दूसरा सजेशन ये देते हैं कि यूरी ओरलो हंटर हमारी हेल्प कर सकता है, जो कि अपने स्ट्रॉन्ग बैरियर मैजिक के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गाड़ी के अंदर जिन्वू को दिखाया जाता है। जिन्वू सोच रहा होता है कि ये उसको जो की मिली थी इसका यूज इसको जल्द से जल्द करना होगा, वैसे भी काफी टाइम हो चुका। और ये अपने गाड़ी को पार्क कर रहा होता है और फिर ये देखता है कि यहाँ पर तो आसपास चाइन खड़ी है और ये चाइन है ना इसको देख के जाने लगती है जिन्वू को। फिर एकदम से जिन्वू है ना इसके पास आके खड़ा हो जाता है, वैसे तुम कहाँ भाग रही हो मुझे देख के, और तुम मेरे ऑफिस के पास यहाँ कर क्या रही हो? तो ये बोलती है चाइन की मैं अपनी गाड़ी लेने आई थी, लास्ट टाइम मेरी गाड़ी यहीं पर रह गई थी। फिर जिन्वू सोचता हाँ ये लास्ट टाइम तो हमने शैडो एक्सचेंज किया था तो गाड़ी यहीं पर रह गई होगी। फिर चाइन बोलती है जिन्वू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे है ना एक मैसेज देना था बिंगू का। जिन्वू ये सुनकर ही शॉक हो जाता है और क्या बिंगू का मैसेज? दरअसल ये पर्सनल बात है, यहाँ पर बात नहीं करते, कहीं और चल के बात करते हैं। फिर जिन्वू चाइन को अपने ऑफिस में लेके आ जाता है और बोलता है बताओ क्या बात हुई है। फिर चाइन जिन्वू को बताती है कि वह जब जेजू आइलैंड पर बेहोश पड़ी हुई थी उसके बाद वह देखती है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है और वो कुछ आवाज आ रही है कि जिन्वू को मुझे एक मैसेज देना है। तो वो और कोई नहीं बिंगू होता है और बिंगू बोल रहा होता है कि जिन्वू को अपनी पावर्स को लेके सावधान रहना होगा और उसकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो ऐसा बोलकर वो गायब हो जाता है। फिर जिन्वू बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखता है कि जिन्वू और जिन्हू एक किसी डंजन में होते हैं, उसमें है ना शैडो सोल्जर्स तो इनको मार रहे होते हैं मॉन्स्टर्स को। फिर जिन्वू को याद आता है कि 101 लेवल का होने के बाद उसको एक स्किल मिली थी जिससे है ना वो किसी भी शैडो सोल्जर्स की आंखों में झांक सकता है और सब कुछ देख सकता है। तो भाई वो है ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर देखता है कि यहाँ पर कोई शो चल रहा है। तो ये शो और कोई नहीं बेरू देख रहा होता है और बेरू की आंखों से ही वो देख रहा होता है कि उसकी बहन यहाँ पर सो रही होती है। फिर जिन्वू एक एक करके सभी को देख लेता है जिसके पीछे उसने शैडो सोल्जर्स को छोड़ा हुआ था। तो एक एक करके सबको देख लेता है और यहाँ पर हमें दिखता है कि यहाँ पर पानी टपक रहा होता है और उसके बाद इसको दिखता है कि चाइन यहाँ पर नहा रही होती है और चाइन नहा रही होती है। उसको देखते हुए भाई वो ब्लश करने लग जाता है और तभी की तभी शैडो सोल्जर्स को देखना बंद कर देता है। फिर तभी जिन्वू बोलता है कि तुमने सुना हो कि जापान में एस रैंक गेट खुला है जो काफी ज्यादा बड़ा है, उसने ऑलमोस्ट पूरे जापान को ढक लिया है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू और जिन्हू दोनों इस डंजन से निकल रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें ओरलो दिखता है जो कि एक मैजिशियन होता है जिसको जापान हंटर एसोसिएशन हायर करने आई थी। तो भाई यहाँ पर ये इसके सामने बैठ जाते हैं कि तुमको हम हायर करना चाहते हैं, तुम कितना चार्ज लोगे? तो ये बोलता है कि मैं एक दिन के $10 मिलियन लूंगा। तो भाई $10 मिलियन वैसे तो काफी ज्यादा है। फिर ये जापानीज हंटर बोलता है क्या तुम $10 मिलियन लोगे? पागल हो गए क्या? 10 मिलियन तो काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन नेशनल हंटर तो और भी ज्यादा लेते हैं। फिर ये दोनों दिमाग लगा के बोलते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुम्हारा बैरियर उस गेट को रोक लेगा और मॉन्स्टर को बाहर नहीं आने देगा। फिर ओरलो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो लगता है तुमको नमूना दिखाना ही पड़ेगा अपनी पावर्स का। इतना बोल के इन एस रैंक हंटर के आसपास बैरियर गेट बना देता है जिसकी वजह से ये हिल नहीं पाते हैं और ये खुश हो रहा होता है कि तुम अब हिल भी नहीं सकते मेरी मर्जी के बिना। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इससे इनको विश्वास हो जाता है कि एस रैंक हंटर होने के बावजूद ये हिल भी नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वू का घर दिखाया जाता है जिसमें उसकी मम्मी उसको बोल रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर जिन्वू बोल रहा होता है कि मैं बस एक बार बाहर जा रहा हूँ कुछ काम को करने के लिए। तो मम्मी बोलती है कि ठीक है अपना ध्यान रखना। दरअसल जिन्वू अब उसी टेम्पल में जा रहा होता है जहाँ पर उसका सिस्टम क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर इसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, 1 ही मिनट होती है इस की को यूज करने के लिए। तो ये जल्दी से शैडो एक्सचेंज करता है और वहां पर आगे पहुंच जाता है बहुत ही स्पीड से। अब हमें यहाँ पर दिखता है
है कि स्कूल बिल्कुल बंद हो चुका था और यहाँ पर स्कूल के साथ साथ एक और गेट ओपन हो चुका, वो एक ही गेट ज्यादा था और एक और गेट ओपन हो जाता है और इसके बाद हम दिखते हैं जिन्वू यहाँ पर पहुंच जाता है। फिर जिन्वू को ये बताती है कि यहाँ पर एक हंटर टीम अंदर गई हुई है और ये एक सी रैंक गेट है, हमने सब कुछ देख लिया है। तो जिन्वू सोचता है क्या हंटर टीम अंदर गई हुई है, उसको बाहर बुला लो जल्दी से, नहीं तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसा बोल के जिन्वू भी डंजन के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी सारे हंटर्स ने तो इनको मार दिया था, काफी सारे मॉन्स्टर्स को, लेकिन इनको एक गेट दिखता है जो कि खुल ही नहीं रहा था। तभी जिन्वू यहाँ पर फटाफट आ जाता है और ये लोग डर जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि ये तो सेस रैंक हंटर जिन्वू है। फिर जिन्वू बोलता है इस गेट के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तुम लोग वापस लौट जाओ। फिर जिन्वू गेट के पास जाके इस कुंडी को खटखटाता है, भाई गेट खटखटाता है लेकिन कोई खोलता नहीं है। फिर ये अपनी चाबी निकालता है इन्वेंट्री से और इस गेट को आसानी से खोल देता है और ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर तभी इस टीम का लीडर बोलता है कि इस डंजन का राइट हमारे पास है, आप हमें ऐसे वापस नहीं भेज सकते हो। फिर जिन्वू बोलता है अच्छा तो ठीक है, कौन अंदर जाने की हिम्मत करना चाहता है। ऐसा सुनते ही टीम लीडर आगे बढ़ जाता है कि मैं जाऊंगा अंदर। फिर ये अंदर जाने लगता है। फिर एकदम से है ना ऊपर से एक बड़ी सी शैडो आती है और ऊपर से ये मूर्ति है ना इस पर वार कर देती है, लेकिन उससे पहले ये पीछे खींच लेता है जिन्वू इस टीम लीडर को और बचा लेता है इसकी जान। तो इसको बाहर भेज देता है कि बाहर जाके हंटर्स को मेरी हेल्प के लिए भेजो यहाँ पर। फिर जिन्वू इन सभी हंटर्स को तो भेज देता है और खुद अंदर चला जाता है। जैसे ही जिन्वू अंदर जाता है गेट्स का गेट बंद हो जाता है और भाई सभी लोग बाहर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही सब कुछ स्ट्रक्चर है, सारी मूर्तियां वैसी की वैसी है जैसी पहली बार थी। और इस टेंपल के बीच में इनका गॉड बैठा होता है जो कि इन मूर्तियों से काफी बड़ा होता है। फिर जिन्वू को धीरे धीरे अपना सारा पास्ट याद आ जाता है कि वो कैसे यहाँ पर आया था, लेकिन अब की बार ये काफी स्ट्रोंग हो चुका था इन मूर्तियों से लड़ने के लिए। जिन्वू अब यहाँ पर उस मूर्ति के पास जाने लगता है जिसमें काफी सारी नकाशियां की गई थी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, मतलब वो रूल्स लिखे हुए थे टेंपल के। तो भाई उसके पास जाके बोलता है लो मैं आ गया यहाँ पर, अब बोलो कुछ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर ओरलो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर फोटो खिंचा रहा होता है। सभी लोग इससे पूछ रहे होते हैं कि आप है ना इस बड़े से गेट को कैसे रोकोगे। ओरलो बता रहा होता है कि मैं कुछ इस तरह से इसके आगे बैरियर लगा दूंगा, लेकिन सारे मॉन्स्टर्स है ना अंदर ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये सारी बातें टीवी पर लाइव चल रही होती है जिसे चेयरमैन भी देख रहे होते हैं और उसके साथ जिनचुल भी होता है। फिर तभी चेयरमैन जिनचुल को बोलते हैं कि जिन्वू कहाँ है आजकल। फिर जिनचुल अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताता है कि वो अभी फिलहाल किसी डंजन के अंदर है। फिर थोड़ी देर बाद जिनचुल के पास कॉल आता है और जिनचुल को पता चलता है कि डबल डंजन के अंदर जिन्वू गया है और वो उसी टेंपल वाले डंजन के अंदर है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम टेंपल के अंदर आ जाते हैं और जिन्वू वहां पर होता है और ये मूर्ति वाला यहाँ पर खड़ा हो जाता है और इसके पंख निकल आते हैं और ये बोलता है तुम आ ही गए यहाँ पर, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। और ये अपनी है ना मूर्ति जो जिस पर रूल लिखे हुए थे उस पत्थर को तोड़ देता है और ये जिंदा हो जाता है एक टाइप से, ठीक है। फिर जिन्वू इससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो। फिर ये बताता है कि मैं अभी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद मैं सारे सवालों के जवाब तुम्हारे दे दूंगा। फिर एक क्लैपिंग बजाता है और सारी मूर्तियां यहाँ पर जिंदा हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और उसके मारने के लिए आ जाती है जिन्वू से लड़ाई करने के लिए। तो उसको लड़ाई करनी होगी तभी वो जवाब देगा। जिन्वू शैडो सोल्जर्स को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी स्किल को यूज नहीं कर पाता है और ये बोलता है कि तुम अभी इसको यूज नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी स्किल से ही इनको हराना होगा। फिर जिन्वू देखता है वो अपनी इन्वेंट्री में से डैगर को तो निकाल ही सकता है और इनको काट भी सकता है, तो इसलिए वो हरा सकता है इनको, तो किसी तरह से इनको हराना ही होगा। तब ये मूर्ति वाला मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से जिन्वू पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन जिन्वू उसको आराम से रोक लेता है और एक ही मुक्के में इसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और स्वॉर्ड के टूटे हुए पार्ट को बहुत ही तेजी से इस मूर्ति की तरफ मारता है और इसके मुंह में गाड़ देता है। अब जिन्वू फॉर्म में आ जाता है और एक एक करके इन मूर्तियों को मारना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो ये मूर्तियां काफी ज्यादा ताकतवर थी लेकिन इनको हराना जिन्वू के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। देखते ही देखते जिन्वू अपने डैगर से एक एक करके मूर्तियों को काटता जा रहा था और भाई इनको मारता जा रहा था। तो इनको तोड़फोड़ चालू हो चुकी थी और ये मूर्ति जो ये तीर वाली थी इसका तीर को तोड़ देता है और इसको बहुत ही तेजी से जाके इसको खत्म कर देता है। तो ये सारा सीन ये मूर्ति वाला दानव उड़ के देख रहा होता है और इससे इंप्रेस हो जाता है जिन्वू से, लेकिन इतने में बात नहीं बनने वाली थी इसलिए काफी सारी मूर्तियों को ये भेज देता है जिन्वू को मारने के लिए। और अब की बार बड़ी मूर्ति भी खड़ी हो जाती है जो कि इन मूर्तियों से 10 गुना बड़ी होती है और वाकई में ये छोटी मूर्तियों से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कोरियन हंटर्स एसोसिएशन को दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पर जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन भी बैठे होते हैं और ये एक एग्रीमेंट को दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि जो उनको मैजिक कोर मिलने वाला था जेजू आइलैंड से वो एक भी नहीं लेंगे, लेकिन उसके बदले उनको जिन्वू की हेल्प चाहिए उस एसरैंग गेट को क्लियर करने के लिए जो कि जापान में एक बड़ा सा रेड गेट खुला हुआ है। फिर चेयरमैन बोलते कि हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि जिन्वू है ना हमारी हंटर एसोसिएशन का हिस्सा ही नहीं है। चेयरमैन इनको साफ मना कर देते हैं कि हम इस मामले में तुम्हारी
कोई हेल्प नहीं कर सकते, चाहे तुम मैजिक कोर लो चाहे ना लो। फिर ऐसा सुनकर ये जापानीज गुस्सा हो जाते हैं। फिर चेयरमैन इनको एक डिवाइस दिखाते हैं जिसमें गोटो और उसके हंटर्स की सारी बातें रिकॉर्ड हुई थी जेजू आइलैंड के दौरान, और यहाँ पर ये इसकी सारी पोल खोलने लग जाते हैं इस चेयरमैन की। दरअसल ये जापानीज काफी ज्यादा चालाक थे और ये कोरियन हंटर्स को मरवा देना चाहते थे, इसलिए चेयरमैन इन पर गुस्सा हो जाते हैं और उस डिवाइस को भी तोड़ देते हैं और इसको काफी सारी बातें सुनाते हैं और इसको वापस भी भेज देते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वू दिखता है जो कि सारी मूर्तियों को एक एक करके खत्म करता जा रहा था, एक एक करके मारता जा रहा था। तो भाई ये अपनी पावर्स का तो यूज ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन ये इनको एक एक करके मारता जा रहा था अपने ही खंजर की वजह से। फिर जिन्वू एक साथ खत्म करने के लिए इनको अपनी पावर्स का यूज करके एक साथ हवा में उठा देता है इनको निचोड़ने के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं बड़ी वाली मूर्ति अपनी आंखों से लेजर बीम को डालती है इस जिन्वू की तरफ और इसको मारने के लिए, जो कि सभी मूर्तियों के आर पार होकर जिन्वू तक पहुंच जाती है, लेकिन जिन्वू किसी तरह से इस लेजर बीम से बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बड़ी मूर्ति हंस रही होती है और उसके बाद ये जिन्वू है ना काफी ज्यादा तेजी से अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है, मतलब स्पीड को बढ़ा लेता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है और इस पर पंच बनाने के लिए, मारने के लिए इसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन ये बड़ी मूर्ति बहुत ही ज्यादा जल्दी से अपने पैर को नीचे करती है और इसको दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्वू की स्पीड अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। जिन्वू किसी तरह डोज करता हुआ भाई काफी ज्यादा तेजी से इस मूर्ति की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ये दोबारा से अपनी लेजर बीम को चलाने वाली होती है, उससे पहले ये इसके कंधे पर पहुंच जाता है। उसके बाद जिन्वू एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिसके है ना उसका चेहरा कट जाता है पूरी मूर्ति का, और काफी ज्यादा तेजी से अपने डैगर को चलाता है जिससे इसका चेहरा कट जाता है, लेकिन इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खरोंचे आ जाती है। अब जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि मैं अपने खंजर से तो इसको नहीं काट पा रहा हूँ, लेकिन अपने मुक्के से जरूर इसको मार सकता हूँ। तो जिन्वू एक खतरनाक मुक्का बनाता है और भाई बहुत ही ज्यादा तेजी से इस मूर्ति पर दे के मारता है, जिससे इसके मूर्ति का मुंह टूट जाता है और काफी सारे मुक्के बरसाने चालू कर देता है और इसको मार ही देता है बिल्कुल लास्ट में। अब जिन्वू इस बड़ी मूर्ति को तो खत्म कर देता है बिल्कुल और ये खत्म हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे अभी भी सोल्जर्स बचे हुए थे, मतलब मोस्टर्स बचे हुए थे मूर्ति वाले, इनको भी जिन्वू एक एक करके खत्म कर देता है अपनी पावर्स का यूज करके, एक एक करके बढ़िया तरह से खत्म कर देता है इन सभी को। लेकिन अभी भी एक इंसान बचा हुआ, एक इंसान नहीं मतलब एक मॉन्स्टर बचा हुआ है जो कि मूर्ति वाला जो इसका क्रिएटर होता है। तो अब ये बोलता है कि अब बताओ मुझे तुम कौन हो, तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर हूँ बेटा। अब असली टेस्ट तो यहाँ से शुरू होने वाला है, क्योंकि 10 मिनट में अगर जिन्वू ने इस मूर्ति को नहीं हराया, मतलब इस क्रिएटर को नहीं हराया, तो इसका हार्ट बंद हो जाएगा और ये मर जाएगा। और ये क्रिएटर बता रहा होता है मैं तुम्हारे सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये किया। तो अब यहाँ पर एपिसोड की समाप्ति हो जाती है और भाई ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पूरी फाइट को अभी तो इसमें नहीं दिखाया, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरी फाइट को कवर कर देंगे। तो एनीमे देखने वाले भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और लास्ट वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।